हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम क्लास 9th अध्याय 2 शुरू करेंगे हिंदी मीडियम में, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। और ये इसका भाग 1 होने वाला है, जिसमें हम पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और भाग 2 में जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपने पहले चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ा था। तो पदार्थ क्या होता है? एक ऐसा द्रव्य जो भौतिक प्रमाणुओं द्वारा अलग द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब वो एक शुद्ध प्रकार एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक जो शुद्ध पदार्थ है वो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना। जैसे मान लो सोना, चांदी, ये चांदी सिर्फ चांदी के कणों से मिलकर बना है, सोना सिर्फ सोना के कणों से मिलकर है। पानी ही है, शुद्ध पानी जो है वो भी एक ही तरह के कणों से मिलकर बना है। अब जो पदार्थ शुद्ध नहीं है वो क्या होते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों से मिलके बना है। जैसे वायु, तो वायु में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का वो एक मिश्रण है। तो वायु जो है वो इन सभी गैसों का एक मिश्रण है। तो मिश्रण जो है, अब उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। मिश्रण के 2 मेन आपको मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण वो मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। मतलब आप देख के उनको अलग अलग नहीं कह सकते हो कि उसमें 2 अलग अलग पदार्थ हैं। तो और वो एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं हो सकते। वह कहलाता है समांगी मिश्रण। और पूरे द्रव्यमान में एक समान तरीके से संगठन होता है। जैसे मान लो जल में आपने चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, तो वो उसका जो एक मिश्रण है वो क्या है? समांगी मिश्रण। चाहे आप शुरू में टेस्ट करो चाहे बाद में टेस्ट करो, सब में सेम टाइप का आपका नमक या चीनी का फ्लेवर आएगा। तो क्यों? क्योंकि पूरी तरह से चीनी के कण जो है पूरी तरह से उसमें चले गए हैं। तो इसी को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अगला है विसमांगी मिश्रण। तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों और बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले रहते हैं, उनसे कहते हैं विसमांगी मिश्रण। और पूरे द्रव्यमान में, जैसे अगर आप मान लो पानी में आपने रेत मिलाया तो पूरी तरीके से वो नहीं मिला रहता है। इसी तरह से मिट्टी के भी अगर हम बात करें, मिट्टी को भी पानी में मिलाओगे तो पूरी तरह से नहीं मिला रहता है। कुछ पार्टिकल कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो इस तरह का जो मिश्रण है इसको हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। विषम जो अलग अलग हो, सम जो एक समान हो। तो विषम और सम से आप पता कर सकते हो, जो एक समान रहे वो समांगी मिश्रण, जो अलग अलग रहे वो विसमांगी मिश्रण। उदाहरण है जैसे शक्कर और बालू का मिश्रण। चीनी और बालू को मिलाओगे तो विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के अलग अलग भागों में अलग अलग संघटक होंगे। अगर आप अलग मान लो 1 चम्मच आपने उस मिश्रण का उठाया तो हो सकता है उसमें चीनी और कम हो, बालू ज़्यादा हो। दूसरी बार किसी में हो सकता है कि चीनी ज़्यादा हो, बालू कम हो। तो इस तरह का मिश्रण कहलाता है विसमांगी मिश्रण। उसके बाद अगर मिश्रण के विभिन्न भागों को हम इसके संघटक होगा, और द्रवों में ठोसों के सस्पेंशन भी विसमांगी। हाँ, जो निलंबन, जैसे रेत को अगर पानी में मिला दिया वो भी एक तरह का विसमांगी मिश्रण ही है। अब है विलयन। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हमने किया था नींबू पानी और सोडा के अंदर गैस मिली होती है तो सोडा जल, ये सारे विलयन के उदाहरण हैं। और किसी विलयन में 2 भागों, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक, और बाकी सब जो उसमें घुला होता है उसे कहते हैं विलेय। जैसे हमने पानी में नमक घोला तो पानी जो है वो होता है विलायक और नमक होता है विलेय। और जो घटक दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, और जिसको घोला जाता है उसे हम कहते हैं विलेय। तो विलेय सॉल्यूट और विलायक सॉल्वेंट। विलेय जिसे घोला जाए, घुलनशील पदार्थ हो, और जिसमें घुलता है उसे कहते हैं विलायक। उदाहरण जैसे चीनी और पानी, तो पानी हमारा है विलायक, चीनी है विलेय या सॉल्यूट, और इन दोनों से मिलके बनता है शर्करा का पानी। ठीक है, और वो है आपका सॉल्यूशन या विलयन। अब मिश्रण के अगर हम प्रकार देखें, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा, एक वास्तविक विलयन, एक कोलाइडल विलयन, एक निलंबन। अब तीनों में क्या क्या फ़र्क है ये अब हम पढ़ते हैं। तो विलेय में अगर जो विलयन होते हैं उसमें
विलय के कण जिसको घोला जाता है वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। और कितने छोटे होते हैं? 1 माइक्रोमीटर। ये 10⁻6 मीटर का मतलब है माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर से कम होते हैं। कोलाइडल में कण का आकार वास्तविक से बड़ा होता है, किंतु निलंबन से छोटा होता है। ये 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं। और निलंबन में कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। और विलयन में कणों के आकार इतने छोटे होते हैं कि इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोलाइडल में भी वो उनको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और निलंबन में आप आंखों से देख सकते हो उसे। विलयन एक समांगी मिश्रण है। कोलाइडल विलयन समांगी जैसा दिखाई देता है, परंतु वह समांगी नहीं विषमांगी होता है। जैसे दूध में मलाई मिली है तो लेकिन दूध को देखोगे तो आप एक समांगी मिश्रण जैसा लगता है, लेकिन वो एक तरह से विषमांगी मिश्रण होता है। और निलंबन पूर्णतः विषमांगी मिश्रण है। उसके बाद वास्तविक विलयन को आप छनन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। क्या आप शक्कर और पानी को छान के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये इनको छनन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। कोलाइडल के भी जो कण हैं इतने छोटे होते हैं, उनको भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो निलंबन है, जैसे रेत और पानी के मिक्सचर को अलग अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन द्वारा, छनन विधि द्वारा। ये पारदर्शी होते हैं, उनके आर पार देख सकते हैं। ये अपारदर्शी होते हैं और ये पारभाषी। विलयन जो निलंबन जो है पारभाषी होते हैं, मतलब कि इनके आर पार पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन देखा जा सकता है। और अपारदर्शी होते हैं कोलाइडल, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता। उसके बाद छठा पॉइंट है कि ये विलयन जो है स्थिर होते हैं, कि कुछ देर छोड़ने पर उनके कण नीचे नहीं बैठते। कोलाइडल में भी ऐसा होता है, लेकिन वे जो निलंबन है वो अस्थायी विलयन है, क्योंकि विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं। विलयन क्योंकि छोटे पार्टिकल होते हैं इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, और कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये पूरी तरह से टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। और जो निलंबन है, टिंडल प्रभाव दिखाई और नहीं दिखाई दोनों अवस्था हो सकती है। अगर वो घुली हुई है अच्छे से तो दिखाई देगी, और जब वो नीचे सेटल हो जाएगा तो नहीं दिखाई दे। जैसे मिट्टी और पानी में आपका कोलाइडल दिखाई देगा, लेकिन रेत और पानी में रेत और पानी में टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा। उसके बाद है विलयन के कण छानने से अलग हो जाते हैं। अगर हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करें उससे अलग नहीं हो सकते, उसको पार कर जाते हैं। कोलाइडल के कण जो है वो पार नहीं कर पाते। जैसे दूध और रक्त, वो जो फिल्टर पेपर है उससे अलग नहीं हो पाते, उससे नहीं निकल सकते। और निलंबन के कण वो नहीं गुजर पाते। जैसे रेत और बालू पानी में अगर फिल्टर पेपर पर रखो तो वो नीचे से चले जाते हैं। जो पानी नीचे चले जाता है, आपका रेत ऊपर रह जाता है। तो ये 8 इनके अंतर हैं। ये अच्छे से आपको कर लेने हैं। इसमें से कम 4 या 5 पॉइंट वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये टेबल आप अच्छे से नोट कर लो, इससे क्वेश्चंस आपके हर बार आते हैं एग्ज़ाम में। खासकर 4-5 पॉइंट आप अच्छे से बता सकते हो। एक तो आकार आंखों से नहीं देखा जा सकता, समांगी है या नहीं है, छनन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है या नहीं, पारदर्शी अपारदर्शी, टिंडल प्रभाव, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चन आना ही आना, अच्छे से कर लो इसको। अब उसके बाद देखते हैं, अब है कोलाइडल विलयन। जो कोलाइड्स बनते हैं उसके कुछ उदाहरण। तो कोलाइड्स जो हैं, अब जिस तरह से हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन में जिसमें घोला जाता है उसे कहते हैं विलायक, जिसे घोलते हैं उसे कहते हैं विलेय पदार्थ। लेकिन यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है उसे हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था, और जो जिसमें मिलाया जाता है मतलब विलायक, उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। और उसके बाद प्रकार और उदाहरण। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है इससे। अब है, अगर द्रव को मिलाया जाए गैस में तो एरोसोल उसे कहते हैं। उदाहरण है धुंध और बादल। तो धुंध और बादल में क्या है, गैस में, हवा में हमारे पानी के कण मिले होते हैं। दूसरा है ठोस को अगर मिलाया जाए गैस में, उसको भी एरोसोल कहते हैं। जैसे धुआं, धुएं में ठोस के कण रहते हैं, धूल के कण रहते हैं, वो ठोस हमारा गैस के अंदर मिक्स रहता है, वो भी एक कोलॉइड या कोलॉइड विलयन का उदाहरण। तीसरा है गैस मिला हो द्रव के अंदर। तो गैस द्रव के में अंदर मिला हो तो इसे हम फोम या झाग कहते हैं। इसका उदाहरण है शेविंग क्रीम। फिर है द्रव अगर मिला हो द्रव के अंदर, द्रव और द्रव के अंदर, इसको हम कहते हैं इमल्शन। इसमें दूध, जो फेस क्रीम लगाते हैं या पेंट वगैरह, ये सब द्रव के अंदर द्रव मिलाया जाता है। फिर है ठोस के जो है वो द्रव के अंदर मिलाया जाए
तो इसे हम कहते हैं सोल। जैसे बालू, गोबर, इन सब में क्या किया जाता है, ठोस को द्रव अवस्था के अंदर मिलाया जाता है। फिर गैस को अगर ठोस में मिलाया जाए उसे हम कहते हैं फोम। ये चीज़ ध्यान रखना, फोम गैस को द्रव में मिलाए तो भी, गैस को ठोस में मिलाए तो भी, लेकिन दोनों का एग्जाम्पल अलग अलग होगा। ठीक है, तो जब गैस को ठोस अवस्था में मिलाए तो उसका एग्जाम्पल है झाग, रबड़, स्पंज। तो स्पंज वैसे ठोस होता है, दबाओ तो उसके सारी हवा निकल जाती है और छोड़ दो तो उसके अंदर आके गैस आ जाती है। उसके बाद द्रव को ठोस के अंदर अगर मिलाएं तो उसे हम कहते हैं जेल या जेली। जैसे पनीर और जेली, ये उसका उदाहरण है। फिर ठोस को ठोस के अंदर मिलाता है, इसे ठोस सोल। ठीक है, ये रंगीन दूध भी जिसे हम कहते हैं, रंगीन पत्थर वगैरह देखते हैं आप, उसमें अलग अलग कांच, रंगीन कांच जो है वो भी ठोस के अंदर ठोस का मिलाया जाता है, वो कोलाइडल उदाहरण है। तो इससे भी एक क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, इसको ध्यान से कर लेना। अगला है हमारा गैस में। अच्छा, गैस में गैस का कोलाइडल विलयन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। गैस में गैस का कोलाइडल विलयन नहीं होता, वह एक मिश्रण होता है। तो विलयन की सांद्रता जब निकालनी है तो जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और टोटल विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100, ये परसेंटेज में निकलती है ना। उसी तरीके से द्रव्यमान और विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है तो जो विलेय पदार्थ का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन इंटू में 100। अब है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भौतिक परिवर्तन ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब इनको दोबारा वापस लाया जा सकता है, रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय। और ये अनुत्क्रमणीय है, मतलब इन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे अगर हम कहें पेपर को अगर आप फाड़ लो या आप मान लो पानी से बर्फ़ जमा लिया तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। क्या कोई नया पदार्थ बना? तो नहीं, पानी ही है। जैसे ही वो दोबारा छोड़ोगे दोबारा से आ जाएगा, तो वो उत्क्रमणीय हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन रह सकती है आपको। जैसे मान लो पेपर को आपने फाड़ा तो क्या उससे दोबारा पेपर तो नहीं बन सकता, लेकिन क्या कोई नया पदार्थ बना है? नहीं। तो इसीलिए वो किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और नए पदार्थ जब बनते हैं, उसी पेपर को अगर आप जला दो तो अब वो बिल्कुल नए पदार्थ में आ जाता है, राख बन जाती है। तो क्या अब उसको वापस भी नहीं ला सकते, और नया पदार्थ भी बना है, तो पेपर को जलाना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन और पेपर को फाड़ना हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है बहुत कम मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। इसमें ऊष्मा या प्रकाश बहुत कम मात्रा में ली जाती है। और अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा या तो ली जाती है या निकलती है। जैसे लकड़ी को जलती है तो बहुत अलग हीट प्रोड्यूस होता है, बर्फ़ के पिघलने में बहुत कम ऊर्जा निकलती है। तो बर्फ़ का पिघलना है भौतिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना है रासायनिक परिवर्तन। अब उसके बाद नेक्स्ट है तत्व। अब जितने भी पदार्थ के बारे में हम पढ़े, हम शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है आपका तत्व या एलिमेंट्स। तत्व क्या होता है? एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों से तोड़ा जा सके, ना किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जा सके, उसे कहते हैं तत्व। जैसे लोहा, सोडियम, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। और तत्व के 3 प्रकार होते हैं: धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, और उपधातु, जिनमें दोनों के गुण होते हैं। ठीक है। अब अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में चमक होती है, आघातवर्धता होती है, तन्यता होती है। मीन्स आघातवर्धता, उन्हें पीट के कैसे बनाया जा सकता है, एक चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्य होती है, मतलब उनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। ठीक है। और अधातु चमकदार नहीं होती। और उपधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। उसके बाद अधातु आघातवर्ध नहीं होते, उनको अगर पीटा जाए वो टूट जाती है, ना ही तन्य होती है। अच्छा, धातुएं सोनोरस होती हैं। मीन्स अगर उनको पीटा जाए, अगर आप किसी भी मान लो लोहे को ही पीटो तो उससे आवाज़ निकलती है ना, आवाज़ गूंजती है। तो ये इस प्रॉपर्टी को या इसको हम कहते हैं सोनोरस या ध्वनिक। तो धातुएं ध्वनिक होती हैं, लेकिन जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा करती है, लेकिन अधातु सोनोरस नहीं होती। उसके बाद धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं। अधातु कुचालक होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सिवाय ग्रेफाइट के सभी अधातु कुचालक होती हैं।
उदाहरण सोना, लोहा इत्यादि, और उदाहरण ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। और उपधातु के उदाहरण हैं आपके बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण और यौगिक। हमने पढ़ा मिश्रण और यौगिक, तो अब क्या होते हैं। अब हमने शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा। अब शुद्ध पदार्थों के अलावा जो दो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक। और मिश्रण जिसमें दो अलग अलग पदार्थ मिले होते हैं। तो अब मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है अगर इसकी बात करें तो मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, और यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है। मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और संगठन परिवर्तनीय होते, वापस लाया जा सकता है। और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में एक साथ मिलते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं और यौगिक में नया गुणधर्म आता है। मिश्रण में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, यौगिक में उनको रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मिश्रण का उदाहरण है लोहा और गंधक का मिश्रण, जैसे लोहा और आप जिंक की बात करो इसका मिश्रण। और उदाहरण है गंधक और लोहा को अगर आपस में क्रिया कर दिया है तो आयरन सल्फाइड बन जाता है, सल्फर और लोहा का, और जब उसको मिलाया जाए तो आयरन सल्फाइड बन जाएगा। ये यौगिक के उदाहरण। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला दिया तो पानी बन जाता है, H2O बन जाता है ना, तो ये उदाहरण हो गया यौगिक का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स थे जो खास क्योंकि सेपरेशन टेक्निक्स ये अलग अलग जो करने की विधि है वो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो इसमें इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो सारे करेंगे। मेजरली यही है, एनसीईआरटी से जब आप पढ़ोगे तो उसका मेजर क्रक्स यही है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कुछ रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको भी कवर करवा दूंगा। जो सेपरेशन टेक्निक से अलग अलग करने की जो विधि है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। मेनली आपको इस चैप्टर से मिश्रण और यौगिकों के बारे में, तत्वों के बारे में, और धातु व धातुओं के बारे में, और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और इससे रिलेटेड ये वाला भी ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, या तो आयतन का प्रतिशत या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, इनमें से दोनों में से एक आ जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद है कोलाइडल मिक्सचर और सॉल्यूशन, विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन, इन तीनों के उदाहरण और इसके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसको ध्यान से करना। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका बड़े जल्दी शॉर्ट तरीके से रिवाइज हो गया है। इसमें आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड अब नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड जो लाएंगे वो क्वेश्चन आंसर्स वाली लाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहो और पढ़ाई करते रहो। गुड लक, और सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों को भी भेज दो।